Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर ACC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जो बहुत ही गजब है। ठीक है, उसका नाम है क्लाउज। उसका नाम क्या है? क्लाउज। स्टूडेंट्स अक्सर क्या होते हैं, उलझा जाते हैं, फंस जाते हैं कि क्लाउज किसे कहेंगे और सेंटेंस किसे कहेंगे। इसमें अक्सर विद्यार्थी क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो हम आज आप सबों के बीच उसका कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं कि क्लाउज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और आप सभी को यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाउज। ठीक है, क्लाउज। क्लाउज क्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य, उपवाक्य या फिर इसको वाक्य खंड भी कहते हैं। वाक्य खंड या फिर इसे क्या कहते हैं? वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्यांश, वाक्यांश यानी वाक्यों का अंश। ठीक है, ये सब क्या है? वाक्यों का अंश है। पहले हम लोग समझेंगे क्लाउज कहते कैसे हैं। क्लाउज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्लाउज कहेंगे। ठीक है, सेंटेंस कोई भी हो उससे हम लोग क्लाउज निकाल सकते हैं, लेकिन क्लाउज से हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस से क्लाउज बनाया जा सकता है लेकिन क्लाउज से सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे, इसको डेफिनेशन के साथ देखेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग? क्लाउज, इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन? क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ठीक है, क्लाउज का एक पार्ट है सेंटेंस का जिसमें एक वर्ब और एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस which have only one subject and verb। ठीक है, which have only one subject and verb, जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? क्लाउज जो होता है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? क्लाउज वाक्य का एक भाग या टुकड़ा है जिसके पास एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? क्लाउज, क्लाउज वाक्य का एक भाग, एक भाग या फिर टुकड़ा भी कह सकते हैं। क्लाउज क्या है? सेंटेंस का एक क्या है? टुकड़ा है। एक टुकड़ा है जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक क्या होता है? वर्ब होता है। हम इसको क्या लिखेंगे? इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? वर्ब। क्लाउज को हम लोग सीधा ये समझेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा? वर्ब होगा। जैसे ही ईट्स, वह खाता है। ये क्या हो गया? ये हमारा क्लाउज का एग्जांपल है। इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? ही ईट्स, वह खाता है। ये क्या हो गया? हमारा क्लाउज, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या हो? वर्ब हो। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये क्या हो गया? वर्ब। यानी सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें हो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउज। और सेंटेंस किसको कहेंगे? जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो और उसके बाद क्या हो? अदर वर्ड हो। सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस अदर वर्ड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लाउज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो जहां रहेगा उसे क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। और सब्जेक्ट रहे प्लस वर्ब रहे प्लस अदर वर्ड रहे, इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेंटेंस कहेंगे।
सेंटेंस। ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसे। जैसे ही ईट्स ए मैंगो, ठीक है, ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस का एग्जांपल होगा। ठीक है, इसको हम और समझते हैं दूसरे तरीका से। जैसे रामू वेंट देयर, रामू वेंट देयर एंड met him when he was teaching. Ramu went there and met him when he was teaching. रामू वहां गया और उससे मिला जब वह टीचिंग कर रहा था, यानी पढ़ा रहा था। ठीक है, इसमें रामू वेंट देयर, ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जांपल। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जांपल है। और ये एंड मेट हिम, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल है। और ये जो हमारा है व्हेन ही वाज टीचिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल है। इसको हम एक एक करके बताएंगे। ये क्या है, हमारा पहला प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का ये एग्जांपल है हमारा। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो हमारा तीसरा है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, देखिए क्लॉज किससे कहेंगे, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में देखेंगे, ये क्या है, एक वर्ब है और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा है व्हेन, क्या हो गया यहाँ पर ये कंजंक्शन हो गया, ही, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट और ये वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है। इस प्रकार से क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और हम लोग कैसे पहचानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, यानी इसके बीच में क्या रहता है, कंजंक्शन जो रहता है। ये जो एंड है, ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है। एंड क्या है, कंजंक्शन। एंड के जगह पर हमारा क्या हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, सो हो सकता है, फॉर हो सकता है, ये सभी हमारा कंजंक्शन है। जैसे ही प्रिंसिपल क्लॉज के बाद एंड लगा रहेगा और क्या रहेगा, अगला भाग रहेगा क्लॉज का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा और अदर क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसके बाद यदि हमको सेंटेंस बड़ा करना होगा तो हम लोग WH कंजंक्शन से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये क्या, ये भी कंजंक्शन का ही रूप है। इसके जगह हम लोग व्हेन लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, विच, वाई, हु, ये सभी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक करके समझेंगे क्लॉज के टाइप्स को। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। इसका मेन रूप से 3 पार्ट्स है। क्या है, मेन रूप से 3 पार्ट्स है। कहीं हमें 2 पार्ट्स मिलता है, कहीं 6 पार्ट्स मिलता है, कहीं 5 पार्ट्स मिलता है, लेकिन हम लोग इसको मेन रूप से 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज का मेन रूप से कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, पहला है प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरा है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला प्रिंसिपल क्लॉज। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, पहला क्या है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे,
प्रिंसिपल क्लाउज ए क्लाउज विच इज इंडिपेंडेंट, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और क्या होता है, ये मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है ना। वैसा क्लाउज जो दूसरे को ऊपर निर्भर नहीं हो और क्या दे, एक मीनिंगफुल सेंस दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। और ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, हमेशा सेंटेंस के आगे में रहता है, ठीक है। सेंटेंस के सबसे आगे में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज होता है। जितना भी सेंटेंस है दुनिया में, सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज से ही वो स्टार्ट होता है। तो इसे क्या लिखेंगे डेफिनेशन, ए क्लाउज विच इज independent which is independent and gives a meaningful sense a clause which is independent and gives a meaningful sense is called principal clause। इसको हिंदी में क्या लिखे हम लोग, वह क्लाउज जो स्वतंत्र होता है और पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज। यह दूसरे क्लाउज के ऊपर आश्रित नहीं होता है, ठीक है, यह दूसरे क्लाउज के ऊपर आश्रित नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसका डिफरेंस हिंदी में, वह क्लाउज जो स्वतंत्र होता है और पूर्ण अर्थ देता है, यानी ये पूर्ण अर्थ देता है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, पूर्ण अर्थ देता है। यह क्लाउज दूसरे क्लाउज के ऊपर आश्रित नहीं होता है, वह क्लाउज जो स्वतंत्र होता है और पूर्ण अर्थ देता है, यह क्लाउज दूसरे क्लाउज के ऊपर आश्रित नहीं होता है, हम क्या कहेंगे इसे, प्रिंसिपल क्लाउज। और प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, हमेशा सेंटेंस के आगे होता है, कोई भी सेंटेंस चाहे क्या न हो, क्या होता है, पहले प्रिंसिपल क्लाउज होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, प्रिंसिपल क्लाउज हमेशा किसी भी सेंटेंस में पहले होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज हमेशा किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, पहले होता है। इसका हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या देखेंगे, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लें प्रिंसिपल क्लाउज का कंसेप्ट। अब हम लोग इसका देखेंगे दूसरा, जो क्या है, कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्या है दूसरा, कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, यह प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर निर्भर करता है, और यह हमेशा स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए क्लाउज विच डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्लाउज, ए क्लाउज विच, लिखेंगे इसका डेफिनेशन, ए क्लाउज विच डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्लाउज, a clause which is dependent on principal clause and it starts with coordinating conjunction,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल है, जैसे हो गया बट हो गया, और, सो, फॉर, एंड, ईटीसी, ये सभी क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जांपल है। हम लोग इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन, वह क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर निर्भर हो, ठीक है, वह क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर निर्भर हो उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक है। और यह हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन हिंदी में, वह क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर, प्रिंसिपल क्लाउज के ऊपर आश्रित हो या फिर निर्भर हो, आश्रित हो, उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और यह हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। यह हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, आई वेंट देयर एंड मेट हर। क्या लिखेंगे, आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैं वहां गया और उससे मिला, देखिए आई वेंट देयर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज का एग्जांपल हो गया। और ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज। एंड मेट हर, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट का, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, एंड तो है ही, बट हो सकता है, ठीक है, सो हो सकता है, और हो सकता है, फॉर हो सकता है, ये सभी हो सकता है हमारा कहाँ पर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पास, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज का सहारा ले रहा है। यदि हमारा प्रिंसिपल क्लाउज नहीं रहेगा तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होगा, अधूरा रहेगा। आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैं वहां गया और उससे मिला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब हमारा क्या, तीसरा क्लाउज, ठीक है, तीसरा क्लाउज जिसका नाम है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी क्या होता है, ये भी प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज पर क्या होता है, निर्भर होता है। कभी कभी क्या होता है, इसे कोऑर्डिनेट क्लाउज का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, ठीक ना, ये कभी कभी कोऑर्डिनेट क्लाउज पर डिपेंडेंट नहीं भी होता है। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्लाउज विच इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। और ये क्या शो करता है, हमेशा WH कंजंक्शन के साथ आता है। यह क्या आता है, हमेशा WH कंजंक्शन के साथ। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए क्लाउज which is also dependent, a clause which is also dependent on principal clause और कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। और क्या होता है, ये हमेशा WH कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद WH कंजंक्शन,
ठीक है। डब्ल्यू एच कंजंक्शन का क्या एग्जांपल है हमारा, देखिए डब्ल्यू एच कंजंक्शन का एग्जांपल जैसे हो गया विच हो गया, वेन हो गया, वेयर, वाई, ये सब क्या है, देखने में लग रहा है हमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स, लेकिन ये क्या है हमारा यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, डब्ल्यू एच कंजंक्शन कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सभी हमारा एग्जांपल हो गया किसका, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब हम लोग इसको सेंटेंस में दिखेंगे। पहले इसका हम लोग हिंदी में डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। हम लोग इसको पूरा सेंटेंस में ले लेते हैं जिसमें क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, ठीक है। आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो यहाँ देखिए आई वेंट देयर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसको लिख लेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और एंड मेट हर, और उससे मिला, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये अंतिम में जो क्लॉज है इसे क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए यहाँ पर ये जो वेन है ये हमारा डब्ल्यू एच कंजंक्शन का काम करता है। ये वेन क्या है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव का काम नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, उससे मिला, व्हेन शी वाज डांसिंग, जब वह क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्लॉज का कंसेप्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करेंगे और हम उसका सोल्यूशन अवश्य करेंगे। धन्यवाद।